मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में हम समझेंगे सम्राट सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के 26 ज्ञान के बारे में, जिस ज्ञान को उन्होंने अर्जित करके आज तक हमारे बीच में, हमारे समाज में अमर हो गए हैं। वो कौन से 26 ज्ञान थे दोस्तों? चलिए हम जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों आप सभी का, मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल का आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों जैसे सब लोग जानते हैं दोस्तों, ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है। जितना लोगों को जागरूक किया जाए, ज्ञान पहुंचाया जाए, उतने लोग जागरूक और आगे बढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र किनारे बसे एक नगर ताम्रलिपि पर राजा चंद्रसेन नाम का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक था नवयुवक फत्यशील। फत्यशील को काम की तलाश थी, इसलिए वह हर दिन राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए उनके राजमहल पहुंच जाता था। अफसोस, उसे हर बार दरबारी भगा देते थे। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। और राजमहल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता जहां राजा की सवारी जाती। एक दिन राजा भ्रमण कर अपने सैनिकों के साथ महल की ओर लौट रहे थे। कड़ी धूप होने के कारण राजा को काफ़ी तेज प्यास लगी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता है। तभी राजा अपने मार्ग पर खड़े सत्यशील को देखते हैं। नवयुवक को देख राजा पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पानी है? सत्यशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी खिलाता है। राजा उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भूपति चंद्रसेन के सवाल पूछते ही झट से सत्यशील कहता है कि महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी दे देते हैं और कहते हैं कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वो जीवन भर याद रखें। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा की वजह से नवयुवक राजा का बहुत करीबी बन गया। एक दिन भूपति चंद्रसेन सत्यशील से कहते हैं, हमारे नगर ताम्रलिपि में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक कहता है, आप हुक्म कीजिए महाराज, आप हुक्म कीजिए। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफ़ी हरा भरा है। अगर वहाँ कुछ खोज की जाए तो काम के कुछ अवसर मिल सकते हैं। इतना सुनते ही सत्यशील जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो गया। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुँचते ही सत्यशील को पानी में तैरता हुआ एक झंडा नजर आता है। झंडे को देखते ही वह हिम्मत जुटाकर पानी में कूदता है। पानी में कूदते ही नवयुवक सत्यशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाता है, जहां वह अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ गाना गा रही थी। राजकुमारी को नवयुवक अपना परिचय देता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकुमारी सत्यशील को भोजन का निमंत्रण देती है और खाना खाने से पहले पास के ही एक तालाब में स्नान करने का आग्रह करती। जैसे ही सत्यशील तालाब में स्नान के लिए उतरता है, वह ताम्रलिपि महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में सत्यशील को देख राजा चंद्रसेन चकित हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे? सत्यशील राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू में जाने का फैसला लेते हैं। वहां पहुंचकर भूपति चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को राजकुमारी उस टापू का राजा घोषित कर देती है।
राजा टापू को जीतने की खुशी में वहाँ की पूर्व राजकुमारी और सत्यशील की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजा चंद्रसेन सत्यशील के पानी के उपकार को चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर वेताल चुप हो जाता है और विक्रम से पूछता है कि राजा चंद्रसेन और सत्यशील दोनों में से सबसे बलवान कौन था। सवाल सुनते ही विक्रम बोल पड़ता है, सत्यशील ज़्यादा शक्तिशाली था। वेताल पूछता है कैसे। तब विक्रम बताता है, सत्यशील बिना कुछ सोचे समझे टापू के पास झंडा देखकर पानी में कूद जाता है। वहाँ कूदने पर उसे किसी भी तरह का खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था कि वहाँ पानी में कोई खतरा नहीं है। सवाल का जवाब मिलते ही वेताल राजा विक्रम के कंधे से उड़ जाता है और घने जंगल में किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। किसी जंगल पर, पेड़ के घने जंगल पर बैठ जाता है। राजा विक्रमादित्य अपने कंधों पर वेताल को लादने की हर कई कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार वेताल कोई कहानी सुनाता और राजा विक्रमादित्य से हाथों से बच निकलता। इस बार भी वेताल ने एक नई कहानी सुनाना शुरू किया। वेताल कहता है, एक बार की बात है अंग देश के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हमारे तालाब के लिए एक कछुए की ज़रूरत है। कल तुम तीनों समुद्र के पास जाकर वहाँ से कछुआ पकड़ कर ले आना। तीनों ने हाँ कर दे और दूसरे दिन तीनों माता पिता का आशीर्वाद लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। वहाँ तीनों को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मैं कछुए को नहीं उठाऊंगा, इससे बहुत गंदगी बदबू आ रही है। दूसरे नंबर के भाई ने कहा, मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा, मुझे भी इससे गंदगी बदबू आ रही। तीसरे नंबर के भाई की बारी आए तो उसने कहा, मैं भी इसे नहीं उठा सकता, मैं बहुत कोमल हूँ। तीनों में झगड़ा शुरू हो गया और यह मामला राज दरबार तक पहुँच गया। राजा ने कहा, इस प्रकार का मामला मेरी जिंदगी में पहली बार आया है, इसका न्याय मैं कल सुबह करूँगा। आज आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, इसलिए भोजन और आराम यहीं पर ही कीजिएगा। यह बोलकर राजा ने तीनों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे बड़े भाई ने नहीं खाया। राजा ने जब उससे पूछा तो उसने कहा, चावल में से शमशान में जले हुए मुर्दे की बदबू आ रही है। राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम हुआ कि चावल किसी शमशान के पास के खेत से लाए गए हैं। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सभी लोग खाना खाकर शमशान को शाम को संगीत सुनने के लिए बैठ गए। तब दूसरे नंबर के भाई ने राजा से निवेदन किया कि वो मृदंग बजाना चाहता है। राजा की आज्ञा से वह गायिका के पास जाकर जैसे ही बैठा, तुरंत खड़ा होकर दूर बैठ गया। राजा ने खड़े होने का कारण पूछा तो दूसरे नंबर के भाई ने कहा, गायिका से बकरी के दूध की बदबू आ रही है और वह मुझे पसंद नहीं है। जब राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम चला कि बचपन में गायिका को बकरी का दूध दिया जाता था। राजा एक बार फिर खुश हो गया। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। दोनों भाई आराम से सो गए, लेकिन सबसे छोटे भाई को नींद नहीं आ रही थी। राजा ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि जाकर तीनों को देखाओ कि वह सो गए या नहीं। सेवक गया तो उसने देखा कि सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी तीनों सो गए। सेवक ने यह समाचार राजा को दिया और राजा इसका कारण जानने के लिए खुद वहां पहुंच गए जहां तीनों सो रहे थे। राजा को देखकर तीनों उठ बैठे। राजा ने सबसे छोटे वाले भाई से पूछा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तब वह बोला, मुझे इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है। यह सुनकर सेवक ने तीनों के बिस्तर की छानबीन की तो उन्हें कुछ नहीं मिला।
तब सबसे छोटे भाई ने सभी बिस्तर को अलग किया और वहाँ पर एक बाल था। उसने अपना कुर्ता उतारा। सबने देखा कि उस बाल का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ था। राजा यह देखकर खुश हुआ और खुश भी हुआ। दूसरे दिन राजा ने न्याय के लिए तीनों को बुलाया। उसने सबसे छोटे वाले को इनाम दिया और बाकी दो को कुछ सोने के सिक्के दिए। राजा ने कहा, आप तीनों में अलग अलग खूबी है और मैं आप तीनों से बहुत खुश हूँ। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ तीनों भाइयों में से सबसे अधिक सुकुमार कौन था? तब विक्रम बोला, सबसे छोटा भाई, क्योंकि हो सकता है कि दोनों बड़े भाइयों ने अपने अपने सुकुमार होने का दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटा भाई कितना सुकुमार है यह तो राजा ने खुद आंखों से देखा। विक्रम का सही जवाब सुनकर बेताल ने उसकी तारीफ की और अपनी शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य बेताल को ले जाने में कई बार विफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माने। इस बार भी उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर लादा और आगे बढ़ने लगे। हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने राजा को नई कहानी सुनाई। जानिए क्या थी वो कहानी। राजा ने कहानी जुड़े बेताल के सवाल की क्या जवाब दिया। एक बार की बात है, उज्जैन शहर में एक राजा राज करता था। उसका नाम वीरदेव और रानी का नाम पद्मा था। उन दोनों की एक बेटी थी रूपमती। एक बार रूपमती अपनी सहेलियों और मंत्रियों के साथ राज में घूमने निकली। घूमने के साथ साथ वो अपनी प्रजा को कुछ भेंट भी दे रही थी। इतने में एक व्यक्ति ने राजकुमारी को एक खूबसूरत साड़ी भेंट में दी। राजकुमारी उस साड़ी को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आपने यह साड़ी कहाँ से खरीदी? यह साड़ी बहुत सुंदर है। इतने में राजकुमारी के मंत्री ने कहा, यह साड़ी इन्होंने खुद बनाई है। यह बहुत बड़े कलाकार है। मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। राजकुमारी ने उस व्यक्ति द्वारा बुनी गई दूसरी साड़ियों और कपड़े को देखने की इच्छा जताई। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी ने निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर जाकर कई वस्त्र देखे। वह बहुत खुश हुए और बोली, मन कर रहा है यहीं रुक जाऊं और आपसे यही कारीगर सीखूं। इतना कहने के बाद राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए फिर निकल पड़ी। राजकुमारी थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि आगे से एक व्यक्ति आया और उसने राजकुमारी और उनकी सहेलियों को कहा कि आगे पेड़ के नीचे शेर है। राजकुमारी ने चौंक कर व्यक्ति से पूछा, आपको कैसे पता चला? आपने देखा क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं राजकुमारी, मुझे मेरे पंछी दोस्त ने जानकारी दी है। राजकुमारी फिर चौंकी। उन्होंने पूछा, क्या आप पंछियों से बातें करते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे पंछियों, जानवरों और पानी में रहने वाले जीवों की भाषा आती। राजकुमारी यह सुनकर काफ़ी खुश हुए और चिड़ियों और जानवरों की भाषा सीखने की इच्छा जताकर उन्हें महल आने के लिए आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने कहा, ये पंछियों और जानवर ही उनका परिवार है, वो महल कैसे आ सकते हैं? तो राजकुमारी ने उसकी बात का मान रखते हुए कहा, कभी भविष्य में मौका मिला तो वह खुद उनके पास यह भाषा सीखने आएगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। यात्रा लंबी थी। यात्रा करते करते राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी। राजकुमारी को वैद्य के पास ले जाया गया। उस वैद्य ने राजकुमारी को उनके यहाँ आराम करने को कहा और जड़ी बूटी दी। उस दवा के सेवन से कुछ ही घंटों में राजकुमारी ठीक हो गई। तो उसने वैद्य का धन्यवाद किया। वहाँ बैठे अन्य मरीजों ने वैद्य के बारे में राजकुमारी को कई बातें बताए कि वह कैसी सबकी सेवा करते हैं और उनकी दवाइयों से कैसे लोग ठीक हो गए हैं।
ये सब सुनकर राजकुमारी ने वैद्य को कहा, आप बहुत अच्छा और पुण्य का काम कर रहे हैं। मेरा भी मन है कि मैं भी दूसरे की ही सेवा करूं। फिर राजकुमारी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आगे निकल पड़ी। वह थोड़े दूर ही गए थे कि उनका पैर जानवरों के लिए बिछाए गए एक जाल में फंस गया। राजकुमारी मदद के लिए चिल्लाने लगे। उसकी सहेलियां और मंत्री भी मदद के लिए पुकारने लगे। इतने में एक वीर ने अपनी सूझबूझ और तीरंदाजी से राजकुमारी को जाल से बाहर निकाला। राजकुमारी खुश हुई और उसने वीर का धन्यवाद किया। साथ ही उससे दोबारा मिलने की इच्छा जताकर वहां से चली गई। इसके बाद राजकुमारी लंबी यात्रा के बाद महल लौट आई। घर लौटने के बाद राजा ने उन्हें बताया कि आसपास के राज्यों से राजाओं और राजकुमारों के रिश्ते आने लगे हैं। राजकुमारी ने पिता की बात सुनी और कहा कि उन्हें कोई राजा या राजकुमार नहीं बल्कि कोई साधारण व्यक्ति चाहिए। उन्होंने पिता से कहा, मैंने इस यात्रा में यह जाना कि साधारण मनुष्य भी बहुत ज्ञानी, मेहनती और महान होते हैं। इसलिए मुझे कोई साधारण व्यक्ति ही जीवन साथी के रूप में चाहिए। राजा ने बेटी की बात को मानते हुए स्वयंवर की घोषणा की। उस स्वयंवर की बात उन 4 व्यक्तियों तक भी पहुंची जिनसे राजकुमारी यात्रा के दौरान मिली थी। वो चारों राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। कहानी यहाँ तक पहुंची ही थी कि हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने कहानी को बीच में रोकते हुए विक्रम से सवाल पूछ बैठा। बेताल ने पूछा, राजकुमारी के सामने 4 वर थे, एक कपड़े बनाने वाला कलाकार, एक भाषा का ज्ञानी, एक वैद्य और एक वीर। अब बताओ इसमें से राजकुमारी के सर्वश्रेष्ठ वर कौन था? किसके गले में राजकुमारी ने स्वयंवर की माला डाली? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारे सिर फोड़ दूंगा। राजा विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, कलाकार बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन राजकुमारी को धन की क्या कमी, इसलिए राजकुमारी कलाकार का चुनाव नहीं करेगी। वहीं दूसरा व्यक्ति जो भाषा ज्ञानी है वह मनोरंजन के लिए ठीक है। तीसरा वैद्य है जो एक अच्छा व्यक्ति है, समाज की सेवा करता है। अगर उसकी तुलना उस वीर से की जाए तो राजकुमारी वीर का ही चुनाव करेंगी। राजा का कोई बेटा नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज की रक्षा कर सकता है। इसलिए राजकुमारी का सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? वर वीर व्यक्ति हो सकता है, वीर व्यक्ति हो सकता है। विक्रम की बात सुनकर बेताल खुश हो गया। उसने हर बार की तरह विक्रम के बोलते ही बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। हर बार की तरह इस बार भी बेताल राजन को एक कहानी सुनाता है। बेताल बताता है कि दोस्तों क्या है बेताल की कहानी, इसको हम अगले भाग में सुनेंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर मिलते हैं बेताल की नई कहानी के साथ, विक्रम के नए गुण के साथ, नए आंसर के साथ, नए उत्तर के साथ अगले भाग में दोस्तों। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए। हाँ मित्रों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि जानकारी ही ऐसा ज्ञान है जिससे आदमी महान बनता है। ज्ञान ही महान बनाता है और सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान होता है। ज़रूर दोस्तों दान करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।